जी, ये कोर्स कंटेंट्स हैं आज के लेक्चर के। और फर्स्टली हम ग्रुप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं। हमने सपोज कर लिया है कि M जो है ना, M बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। मतलब M हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारी की सारी मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं जिनका ऑर्डर M बाई N है। M और N यहाँ पर डिफरेंट इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर सारी जो मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। तो एक ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो ये जो सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ये ग्रुप बनाएगा, क्योंकि अगर हम टू मैट्रिसेस लेते हैं तो वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होती हैं। मतलब आप उनको ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होता है। तो अभी सेट में सारी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं, इट मींस उनको हम जमा कर सकते हैं। तो इट मींस कुलैयर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी सेट में। जो मैट्रिक्स एडिशन होती है, मैट्रिसेस की एडिशन, वो एसोसिएटिव होती है। इसका मतलब है ये सेमी ग्रुप भी हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और आइडेंटिटी जो है इसमें, क्योंकि सारी की सारी M बाई N ऑर्डर वाली मैट्रिसेस इसके अंदर पड़ी हुई हैं, इसका मतलब है जो नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M बाई N है तो वो भी इसके अंदर पड़ी होगी। तो इसका मतलब है नल मैट्रिक्स है, उसको किसी मैट्रिक्स में भी ऐड करेंगे तो उस पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो जो नल मैट्रिक्स है वो इसकी आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगी। तो इसका मतलब है कि ये मोनाइड भी हो गया। अब कोई भी आप मैट्रिक्स पिक कर लें जिसका ऑर्डर M बाई N है, उस M बाई N वाली जो मैट्रिक्स है उसको अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर तो नहीं चेंज होगा, वो M बाई N ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स है वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस दिस सेट इज ग्रुप अंडर एडिशन। अच्छा, नेक्स्ट अगर इस सेट को हम देखें कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं है, तो जब एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर M बाई N है, दूसरी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर भी M बाई N है, तो इसका मतलब है आप उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसमें कॉलम n है, लेकिन सेकंड जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर, उसमें रोज जो होंगी वो m होंगी। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसीलिए आप उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सेट में बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। तो फर्दर बाकी प्रॉपर्टीज तो हम नहीं चेक करेंगे इसमें। इसी तरह थर्ड में हमने थर्ड वन है M, जिसमें हमने N क्रॉस N के स्क्वायर मैट्रिसेस लिए हुए हैं। M एक सेट ले लिया हमने जी। ये अनीस ने हैंड रेज किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जी सर, ये जो आपने लिखा हुआ है M जो M क्रॉस N लिखा हुआ, कैपिटल M क्रॉस N। जी जी सर ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को? जी जी, इसमें सारी की सारी मतलब ये ऐसी मैट्रिक्स पड़ी हुई हैं जिसमें जिनका ऑर्डर जो है वो M बाई N है। मींस के M बाई N सर ये जो ना रेक्टेंगुलर हुई ना कि M नंबर ऑफ रोज बिल्कुल और N बिल्कुल रेक्टेंगुलर। सर अगर मैं एक मैट्रिक्स लूं के 3/2 की, हाँ हाँ और दूसरी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 2/3 की, सही है। तो क्या इनको सर हम ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये ऐड नहीं होंगी। तो फिर सर कुलैयर प्रॉपर्टी का कैसे पता चलेगा कि भाई यार क्लोजरिटी इन मैं दोनों का ये सम? कह रहा हूँ कि इस सेट के अंदर ना सारी मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर M बाई N है।
आप कह रहे हैं कि एक मीन्स तो आप कह रहे हैं कि 3/2 की मैट्रिसेस हैं, m को आपने 3 ले लिया, n को आपने 2 ले लिया। अब इस सेट में 2/3 ऑर्डर वाली तो मैट्रिक्स आएगी नहीं। सर वो एक्चुअली अगर वो रेक्टेंगुलर कह रहे हैं तो 2/3 वाली भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, 3/2 वाली भी यार रेक्टेंगुलर इसीलिए होती है। मैंने ऑर्डर साथ मेंशन कर दिया है कि उसका ऑर्डर m/n है। ठीक, हाँ मतलब जो भी दो मैट्रिसेस उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, नंबर्स जो है हाँ बिल्कुल। फर्स्ट। मतलब आप कोई आर्बिट्रेरी ऑर्डर ना चूज करें ना, हमने ये मेंशन कर दिया है कि उनका ऑर्डर m/n है। ठीक ठीक हो गया सर, थैंक्स। मतलब मैं m अगर 2 ले लेता हूँ, n को 3 ले लेता हूँ, तो इसका मतलब है सेट में सारी की सारी मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर वाली होंगी। ठीक हो गया सर, हाँ अब समझा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जिसमें मैंने एक थर्ड एग्जांपल में मैंने एक सेट m लिया हुआ है और उसके अंदर सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं जिनका ऑर्डर है n/n। मतलब n ही रोज है उसकी, जो भी इसमें मैट्रिक्स पड़े और n ही उसके कॉलम्स हैं। तो अगर आप इसको भी अंडर एडिशन चेक करते हैं तो ये भी ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि n/n उनका ऑर्डर है, तो आप दो n/n ऑर्डर वाली मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम होगा उनका। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। आइडेंटिटी की बात करें तो इस सेट में दुनिया जहान की सारी n/n ऑर्डर वाली मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं, तो फिर ऐसी नल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n/n होगा वो भी इसके अंदर पड़ी हुई है, तो आइडेंटिटी भी होल्ड कर गई, इसके अंदर नल मैट्रिक्स है। और अगर आप एक n/n ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके ऑर्डर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स भी इसमें पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये सेट भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाएगा। लेकिन अब इसमें जो मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर वाली है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई तो हो सकती है, तो क्लियर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई कर जाएगी, तो ये ग्रुपॉइड बनेगा। आगे सेमी ग्रुप की तरफ चलते हैं तो मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिसेस की जो होती है वो एसोसिएटिव होती है, इसका मतलब है ये सेमी ग्रुप भी बनाएगा। और ऐसी मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर n/n वो भी इसके अंदर पड़ी हुई है, इसका मतलब है ये मोनाइड भी बनाएगा। और फोर्थ वन है कि इनवर्स उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये मोनाइड तक तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती हैं, लेकिन इनके इनवर्स लाजमी नहीं है कि सारी मैट्रिसेस के इनवर्सेस एग्जिस्ट करें, क्योंकि इसमें n/n वाली नल मैट्रिक्स भी इस सेट में आ जाएगी, तो नल मैट्रिक्स जो होती है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि कुछ ऐसी मैट्रिसेस भी होंगी जो नल तो नहीं होंगी लेकिन फिर भी उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर होती हैं, मतलब उनका डिटर्मिनेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है। इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर ऐसी n/n ऑर्डर वाली लातादाद मैट्रिसेस पड़ी हुई होंगी जो सिंगुलर होंगी, मतलब उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी इस सेट के अंदर बहुत सारी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर n/n है और वो सिंगुलर है, तो इसका मतलब है उनके इनवर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये सेट जो है वो ग्रुप नहीं बनाएगा, जस्ट ये मोनाइड तक सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा। ये नीचे मैंने नोट भी इसी बात का लिखा हुआ है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली एग्जिस्ट इफ इट इज नॉन सिंगुलर, अगर वो नॉन सिंगुलर होगी तो फिर उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर का मतलब ये है जी, और नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो, तो इसका मतलब है कि इस सेट का सेट ऑफ मैट्रिसेस का अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो सिर्फ नल मैट्रिक्स निकाल देने से हमारा काम नहीं बनेगा, बल्कि ऐसी तमाम मैट्रिक्स भी हमें इसमें से निकालनी पड़ेंगी जो कि सिंगुलर होती हैं। सिर्फ उस सेट के अंदर अगर नॉन सिंगुलर पड़ी हुई है ना तो फिर वो शायद ग्रुप बनाता हो। तो नेक्स्ट हमने इसी बात पर फोकस करना है कि मैट्रिसेस का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप कैसे बनेगा। जी, एक मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है जनरल
जनरल लीनियर ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब एक सेट आपने ऐसा लिया जिसके अंदर सारी की सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब यह है कि उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब है उनके इनवर्सेस भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये सेट जो होगा ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस वाली होगी। दिस ग्रुप इज कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप। इस ग्रुप का हमने एक स्पेसिफिक नाम रख दिया है कि ये जनरल लीनियर ग्रुप कहलाता है, और ये इसकी नोटेशन भी है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। मतलब जनरल लीनियर ग्रुप की अगर आप बात करें तो इस ग्रुप में सारे के सारे n बाई n स्क्वायर मैट्रिसेस पड़े हुए हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर F लिखा हुआ है, GLNF। जी मीन तो जनरल, एल मीन लीनियर, और एन का मतलब है कि इसमें सारी स्क्वायर मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर n बाई n है। एफ यहाँ पर है फील्ड। जब भी एक मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं ना, तो उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें किसी फील्ड से पिक करने पड़ते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड बनाता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड बनाता है। ठीक है, तो ये फील्ड, कोई भी फील्ड है, यहाँ पे एलिमेंट्स जो होंगे वो आप उस फील्ड में से पिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो ग्रुप हमने डिफाइन किया हुआ है वो है स्पेशल लीनियर ग्रुप। अ सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज 1। ऐसी सारी मैट्रिसेस होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो ये 1 होता है तो इसका मतलब है कि वो है तो नॉन जीरो ही। तो इसका मतलब है ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। इस ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप का नाम। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह आपने जनरल लीनियर ग्रुप डिफाइन किया उसी तरह इसको हम SLNF से डिनोट करते हैं। इसके अंदर ऐसी मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 के इक्वल है। तो इस ग्रुप को हम स्पेशल लीनियर ग्रुप का नाम देते हैं। आगे चलकर जब हम सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे तो सब ग्रुप्स के अंदर फिर हम ये बात भी देखेंगे कि ये जो स्पेशल लीनियर ग्रुप है ये इस जनरल लीनियर ग्रुप का सब ग्रुप है ये। और बाकी हम ऑर्डर के बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे। तो जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर मीन मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं। अभी तक हमने ग्रुप के ऑर्डर को डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऑर्डर को भी डिफाइन करेंगे, और जितने भी अभी हम फाइनाइट ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं तो इनके ऑर्डर्स जो हैं वो हम निकालना सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और मैंने एग्जांपल्स ली हुई हैं फाइनाइट ग्रुप्स की। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है उसमें 1 एलिमेंट होता है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप आइडेंटिटी ले लें तो वो भी ग्रुप बनाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर आप सेट के अंदर आइडेंटिटी मतलब 0 ले लेते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाएगा। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको हम ट्रिवियल ग्रुप का नाम भी देते हैं। सब ग्रुप्स जब पढ़ेंगे तो बेसिकली सब ग्रुप्स के लिए हम ट्रिवियल का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है 2 एलिमेंट्स वाला सेट। तो -1 और 1, तो इनमें कुलैयर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है, और इनके जो इनवर्सेस होते हैं वो भी सेटिस्फाई करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 इसकी आइडेंटिटी भी है। तो इसका अगर आप, अच्छा, ये जो फाइनाइट ग्रुप्स होते हैं ना इनको चेक करने का तरीका होता है कैलेज टेबल। एक टेबल बनाते हैं आप इस, ये जो भी सेट आपको फाइनाइट सेट दिया होता है तो फाइनाइट सेट को आप उसके मेंबर्स को एक रो में लिखते हैं, फिर एक कॉलम में लिखते हैं, और जितने भी पॉसिबल ऑपरेशंस होते हैं वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो उस कैलेज टेबल से हमें ये वाजे हो जाता है कि ये जो सेट दिया हुआ है ये फाइनाइट सेट, ये ग्रुप है या नहीं है। तो आप ये कैलेज टेबल जो है ये भी बना सकते हैं। तो आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स के वो कैलेज टेबल बनाए हुए हैं। नेक्स्ट हम जब देखते हैं एग्जांपल्स को तो उनके अंदर वो बातें आएंगी। अच्छा, थर्ड एग्जांपल मैंने फाइनाइट एक सेट लिया हुआ है जिसके अंदर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पड़े हुए हैं। मतलब 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, ये भी ग्रुप बनाता है।
अब यहाँ पर आप इस ओमेगा की जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी प्रॉपर्टीज का आपको पता होगा कि ओमेगा क्यूब जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर आप इसका कैलेस टेबल बनाएं तो उससे आप साबित कर सकते हैं कि ये ग्रुप है। तो ये था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये आ गया फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, -1 1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ये भी ग्रुप बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने ये जो -1 और 1 वाला ग्रुप है ना, ये स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, और थर्ड में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, और ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। अब इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं, तो ग्रुप ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब यहाँ पर मैंने एक ऐसा सेट लिखा हुआ है जिसके अंदर यूनिटी के nth रूट्स पड़े हुए हैं। पहले स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, फिर फोर्थ रूट, इसी तरह चलते हुए हमने इस रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया। ये nth रूट्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आपने यूनिटी के nth रूट्स फाइंड आउट करना सीखे होंगे, तो ये उसका जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पर k वेरिएबल है, n फिक्स्ड है। तो अगर जैसे n कोई भी आप 3 पिक कर लें, यहाँ पर n अगर आप 3 रखें और k को वेरिएशंस दें 0 1 और 2, तो आपको पता चलेगा कि उसका रिजल्ट ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आता है। अगर आप n की जगह 4 डाल देते हैं तो इधर से 0 1 2 और 3 ये k की वैल्यूज रखेंगे, यहाँ से आपको 4 वैल्यूज मिलेंगी, और वो आपको पता चलेगा कि वो -1 1 आयोटा और माइनस आयोटा ही है। मतलब ये उसकी जनरलाइजेशन है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नीचे इसकी एक और फॉर्म भी दी हुई है, जैसे z रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1, मतलब z की डिग्री n है तो इसका मतलब इसके n रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ये कहलाता है ग्रुप ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रख लें, वैसे ये कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है, लेकिन ये जो यूनिटी के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जब आप इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो बेसिकली जैसे ये क्यूब रूट्स हैं या ये फोर्थ रूट्स हैं, ये एक ऐसी पॉलीगॉन के वर्टिसेस होते हैं जो कि एक रेगुलर पॉलीगॉन होती है, और वो एक यूनिट सर्कल में से पास कर रही होती है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये सारे रूट्स जो यूनिटी के रूट्स, ये एक यूनिट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। रेगुलर मतलब जैसे ये रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब क्यूब रूट्स है तो यहाँ पर पॉलीगॉन ट्राइंगल बनेगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस सूरत में वो एक स्क्वायर बनेगा, और nth की सूरत में वो n वर्टिसेस वाली एक पॉलीगॉन बनेगी। जी नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम ग्रुप्स ऑफ रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉड n। यहाँ पर हमने एक सेट Zn डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, n-1 तक जा रहे हैं, तो बेसिकली ये टोटल n एलिमेंट्स हुए। तो मॉड n के अंदर is said to be this set is said to be set of residue classes under mod n। अच्छा, ये रेजिड्यू क्लासेस इनको क्यों कहते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, नंबर थ्योरी का टॉपिक है जिसके अंदर रेजिड्यू क्लासेस के बारे में डिटेल डिस्कशन है। यहाँ पर सिर्फ आप इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को देख लें कि इस सेट के अंदर हम एडिशन को कैसे डिफाइन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एडिशन जो है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि x प्लस वाई, एक्स और y कोई दो एलिमेंट्स इस सेट में से आपने पिक कर लिए, उनका रिजल्ट बना r। अब ये r क्या चीज है, वेयर r इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग x प्लस वाई ओवर n। मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स जब आप पिक करेंगे उनको आप जमा करेंगे, तो जमा करने से जो जवाब आएगा वो इस सेट में नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो n से ग्रेटर हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। तो स्मॉल होने की सूरत में तो इसी सेट को बिलोंग कर जाएगा अगर n से स्मॉल है, और n से ग्रेटर है तो उस सम को हम डिवाइड करेंगे n के ऊपर, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम उसकी जगह पर रखेंगे, x प्लस वाई की जगह पर हम उसका रिमाइंडर लेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो x y है,
इसका रिजल्ट अगर आर निकलता है तो ये आर बेसिकली रिमाइंडर है, जो कैसे हमें मिला है कि हमने जो प्रोडक्ट एक्स वाई था उसको एन पर डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो एक्स और वाई की जगह पर हमने रखा। तो इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स भी हैं इनको समझने के लिए। ये तो nth के लिए जनरल रिजल्ट्स हैं, तो स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मॉड ले लिया 6। मॉड 6 का मतलब है कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर 6 हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब है ये 5 तक एलिमेंट्स टोटल बनेंगे। अब इसमें से मैंने 2 एलिमेंट्स पिक कर लिए, एक 3 और एक 5। जब हम इन दोनों को जमा करते हैं तो 3 जमा 5 8 बनता है, लेकिन 8 जो है ये 6 से बड़ा है, इसीलिए हमने 8 को मॉड कौन है 6 है, तो 8 को हमने 6 मॉड पर डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर बच गया 2। तो इसका मतलब है कि 8 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, मॉड 6 में 2 लिखेंगे। मतलब 8 जो होता है वो अंडर मॉड 6 2 के इक्वल होता है, 2 के कंग्रेंट होता है। तो बहरहाल मैं इक्वल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेसिकली ये इक्वल नहीं होता, ये कंग्रेंसी होती है रेजिड्यू क्लासेस में। तो ये नंबर थ्योरी के अंदर हम जब उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15 बनता है, लेकिन 15 तो 6 से बड़ा है, तो इसीलिए हमने 15 को डिवाइड कर दिया 6 के ऊपर, रिमाइंडर हमें मिला 3। तो इसका मतलब है 15 जो है वो 3 के इक्वल होता है मॉड 6 के अंडर। तो इसी तरह से आप कोई भी 2 एलिमेंट्स जो है उनको ऐड करें, अगर रिजल्ट 6 से छोटा आ जाता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 में से कोई आ जाता है तो ठीक है, उसी एलिमेंट को लेंगे। अगर वो 6 या 6 से बड़ा आ जाता है तो फिर हम उसको 6 पर डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये डिवीजन वाला जो काम है ना, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। यहाँ पर आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे आपने 3 और 5 को जमा किया ना तो 8 बने। 8 को बजाय डिवाइड करने में से ना इसमें से 6 को माइनस कर दें, तो 8 को जब आप 6 माइनस करेंगे तो रिजल्ट तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 15 बना था, हमने इसमें से एक दफा 6 माइनस किया तो 9 बना, 9 भी ग्रेटर है। दोबारा फिर उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 9 में से 6 निकलेगा तो 3 आ जाएगा। तो बेसिकली वो माइनस करना और डिवाइड करना दो अलग ऑपरेशन हैं, लेकिन बेसिकली रिजल्ट हमें वही मिलता है। तो इसीलिए क्विकली काम करने के लिए रेजिड्यू क्लासेस के अंदर बजाय डिवीजन के आप ये तरीकेकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोबारा बता देता हूं कि 3 जमा 5 8 बनता है, तो 8 को बजाय तकसीम करने के ना आप इसमें से ये जो मॉड है 6 है, मॉड को माइनस करते जाएं। उस वक्त तक आपने उसको माइनस करते जाना है जब तक रिजल्ट जो होता है वो मॉड से स्मॉलर ना हो जाए। जैसे 8 में से 6 निकाला 2 आ गया, तो 2 तो 6 से छोटा है, तो ये आपका रिजल्ट है। 15 में से एक दफा 6 निकाला तो 6 से छोटा नहीं बना, दोबारा फिर 6 मतलब 12 माइनस करेंगे 15 में से तो आपको 3 मिल जाएगा। तो ये तरीका जो है ये शॉर्टकट है और क्विकली हम रेजिड्यू क्लासेस के अंदर इससे काम कर सकते हैं। तो अच्छा, इससे हमने ये नतीजा अखज़ किया कि Zn जो है ना ये अंडर एडिशन ग्रुप है, अंडर एडिशन ग्रुप है। देखो, जब आप उनको जमा करेंगे तो रिजल्ट ही 6 से छोटा निकलेगा। अगर नहीं छोटा निकलता तो हम उसको डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जो सम है ना वो उसी सेट से बिलोंग करेगा। अच्छा, एक बात दूसरा, ये नंबर्स हैं इनमें इनके अंदर रेजिड्यू क्लासेस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ना ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अच्छा, ये मोहम्मद एहसन ने हैंड रेज किया हुआ है। सर, जिस तरह हमने आपने पीछे पढ़ाया था, आपने एक छोटा सा टिप बताया था कि जिसमें 0 आ जाए वो अंडर एडिशन ग्रुप नहीं होता। जी जी, तो फिर तो सर ये भी क्योंकि जीरो मैंने ये का बताया इन्वर्स नहीं था, एग्जिस्ट करता। मैंने ये बताया था जिसमें 0 आ जाए ना वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता। अंडर एडिशन ग्रुप होने के लिए 0 तो जरूरी है। ओके सर। हाँ, 0 उसकी आइडेंटिटी होती है। अच्छा, ये एक एग्जांपल मैंने, ये तो जनरल रिजल्ट है ना n के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ली हुई है Z6।
तो इसको हमने प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है। उसके लिए हम कैलेस टेबल बना लेते हैं। अब कैलेस टेबल बनाने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर आपने फर्स्ट रो में ग्रुप के सारे एलिमेंट लिखे 0 1 2 3 4 और 5, और कॉलम वाइज भी ये फर्स्ट कॉलम में आपने सारे लिख दिए। अब आप इस फर्स्ट एलिमेंट जो कॉलम में 0 है इसको पिक करते हैं और इन तमाम में ऐड करते जाते हैं। इनमें आप जमा करते जाते हैं। 0 को 0 में ऐड किया, 0 रिजल्ट आ गया। 0 को 1 में ऐड किया, 1 आ गया। इसी तरह आपको ये टेबल की फर्स्ट रो ऑब्टेन हो जाती है। फिर आप 1 पिक करते हैं, 0 में ऐड करते हैं, 1 आ जाता है। 1 में ऐड करते हैं, 2 आ जाता है। 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 आएगा। ये 4 में 1 ऐड करेंगे, 5 आएगा। जब हम इसको 5 में ऐड करेंगे ना तो रिजल्ट आएगा 6। अब 6 तो इस सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि Z6 जो है ये 0 से लेकर 5 तक है। तो हम 6 में से 6 माइनस करेंगे, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया। वैसे डिवाइड भी 6 पर हो जाता है तो रिमाइंडर तो 0 ही बचता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मैंने जो आपको बताया 6 में से 6 निकाल दे 0 आ जाता है। तो ये आपने 0 लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह 2 को ऐड करते जाते हैं। 2 जब 4 में ऐड होता है 6 बनता है, तो 6 में से 6 माइनस किया, 0 आ गया। 2 को हमने 5 में ऐड किया, 7 बनता है। 7 में से हम 6 निकालेंगे तो 1 बचेगा। इसी तरह 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, इन तमाम को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जितने भी ये सारे के सारे रिजल्ट्स आए हुए हैं ये सारे सेट Z6 को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है कुलैयर प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। इसी तरह आप एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए कोई 3 एलिमेंट्स यहाँ से पिक करें तो उनकी लेफ्ट और राइट निकाल के वो एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो आपको पता चल जाएगा कि वो इसमें सेटिस्फाई करता है। अब बात आ जाती है आइडेंटिटी की। अब ये 0 जो है ये किसी में भी आप ऐड करें तो उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है कि 0 यहाँ पर इस सेट में आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। इनवर्स की बात करना है। इनवर्स के लिए तरीकाकार टेबल से इनवर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। अच्छा, 0 इसकी आइडेंटिटी है। अब जो इनवर्स है उसकी डेफिनेशन ये है कि जिस एलिमेंट का आपने निकालना उसमें इनवर्स को अगर आप ऑपरेट करवाते हैं तो रिजल्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। अब 0 में क्या हमने जमा किया तो 0 आया। 0 में हमने 0 ही ऐड किया, इसका मतलब है 0 का इनवर्स 0 है। अब 1 का आपने इनवर्स निकालना है तो चेक करें कि 1 में आपको आइडेंटिटी मतलब 0 कब मिला हुआ है, जब आपने 1 में 5 ऐड किया। तो 1 में 5 ऐड करते हैं तो 0 आता है, इसका मतलब है 1 का इनवर्स 5 है। 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। 2 में हम 4 ऐड करते हैं तो 0 आता है, इसका मतलब है 2 का इनवर्स 4 है। 3 में क्या ऐड करें, 3 में 3 ऐड करें तो 0 आता है, तो इसका मतलब है कि 3 का जो इनवर्स है वो 3 खुद है। इसी तरह 4 का इनवर्स 2 है और 5 का इनवर्स 1 है। तो टेबल से इनवर्स मालूम करने का ये तरीकेकार होता है। वैसे मैंने इस साइड पे लिखे हुए हैं भी है सारे इनवर्स, तो इसका मतलब इनके इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, आइडेंटिटी भी होल्ड करती है। तो कैलेस टेबल जो होता है ये इंश्योर कर देता है कि ये ग्रुप है या नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। तो अच्छा, कैलेस टेबल से एक और तरीकेकार भी है कि एक तो कुलैयर प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट उससे सेटिस्फाई हो जाती है, इनवर्स भी आप मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर एक और बात, अगर ये सेट ग्रुप होगा वो आप कैलेस टेबल से कैसे चेक करेंगे। जो ग्रुप का एलिमेंट है ना, सेट का एलिमेंट, वो हर रो के अंदर आ जाना चाहिए। मतलब हर रो में ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए हर रो के अंदर, और हर कॉलम के अंदर भी सारे मौजूद होने चाहिए। तो ये आप यहाँ से देख लें, किसी भी रो के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। जो पूरा सेट है उसके सारे एलिमेंट्स हर रो के अंदर भी मौजूद हैं और हर कॉलम के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये तरीकाकार होता है कैलेस टेबल से ग्रुप को चेक करने का। अच्छा, एक बात और भी समझ लें, एबिलियन ग्रुप भी आप टेबल से चेक कर सकते हैं। ये जो टेबल आपने बनाया हुआ है, अगर ये टेबल एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक आपको पता होगा, हमने मैट्रिसेस में पढ़ी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं जिसका ट्रांसपोज लें तो वो अपने आप के बराबर आ जाता है। तो अब यहाँ पर इस टेबल को आप देखें, अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो वो इटसेल्फ आएगा। तो इसका मतलब है कि ये सेट एक एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है।
तो टेबल से चेक करने का मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूं कि ये जो टेबल बना हुआ है इसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो इटसेल्फ आएगा। तो यहां से ये चेक कर लें, ये डायगोनल है ना, तो डायगोनल के इस तरफ जो जो तरतीब एलिमेंट्स की है वही कॉलम में है। इसी तरह सेकंड रो में देखें जो तरतीब यहाँ पर है 2 3 4 5 0, तो इस सेकंड कॉलम में भी वही है 2 3 4 5 0। इसी तरह थर्ड रो में देखें 4 0 1 4 5 0 1 और कॉलम में भी 4 5 0 1। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये जो ग्रुप है ये एबिलियन ग्रुप है। मजीद आगे चलते हैं, इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर हम इसने Z6 को हम चेक करना चाहते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं है। तो जब हमने 0 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ये फर्स्ट रो में सारी 0 आ गई। अब यहाँ पर ही प्रॉपर्टी तो फेल हो गई कैलेस टेबल वाली। हमने ये कहा था कि कैलेस टेबल की हर रो में ग्रुप का हर एलिमेंट होना चाहिए, तो फर्स्ट रो में ही सारे एलिमेंट नहीं है और फर्स्ट कॉलम में भी सारे एलिमेंट नहीं है, तो यहीं से प्रूफ हो गया कि ये ग्रुप नहीं है। अच्छा, अब ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि शायद 0 की वजह से ऐसे हुआ है, 0 की वजह से ऐसे हुआ कि ये आपको इस रो और इस कॉलम में सारे एलिमेंट्स नहीं मिले। अच्छा, एक और बात भी देख लें, 1 को हम अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी होती है 1। अब अगर आप इनवर्स ढूंढना चाहते हैं, 0 का इनवर्स कहीं भी हमें 1 नहीं मिला हुआ, तो इसका मतलब है 0 का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, 1 को किस से मल्टीप्लाई किया हमने, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1 मिला, तो इसका मतलब है 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है। 2 को हमने किस से मल्टीप्लाई किया कि हमें इस रो में 1 मिला, तो 2 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर हमें 1 नहीं देता, तो इसका मतलब है 2 का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। इसी तरह 3 को आप देखें, 3 में भी 3 वाली रो में भी कहीं भी हमें 1 नहीं मिला, तो इसका मतलब है 3 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, 4 का भी नहीं करता, 5 का भी नहीं करता। तो इस सेट में तो सारे जो एलिमेंट्स है 0 और 1 के अलावा किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है इस सेट में से अगर आप Z6 में से 0 निकाल भी दें फिर भी ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनेगा। तो फिर अगर आपने ये रेजिड्यू क्लासेस हैं इनको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाना हो, या ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसका ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक ना मिस्टेक है लास्ट रो में, ये 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनेगा। 25 में से 6 को डिवाइड कर दें, 25 को 6 पर, तो वो 6 4 24 बनता है, रिमाइंडर आता है 1। यहाँ पे गलती से 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये बाय मिस्टेकनली 4 है, ये लास्ट एलिमेंट, यहाँ पर आप 1 कर लें, तो बहरहाल 5 वाली रो में 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 5 का इस सेट में 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 खुद है और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 खुद है। तो सिर्फ इस सेट में ये दो एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा कौन सा तरीकेकार है कि इन सेट में से हम देख लें कि फलाने फलाने सेट का फलाने फलाने एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो वो तरीकेकार मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अच्छा, एक तो ये नोटेशन मैंने बनाई हुई है कि अगर मैंने नॉन जीरो सेट को शो करना हो तो ऊपर स्टेरिक लगा दूंगा, तो स्टेरिक का जहां पर स्टेरिक लगा हो तो समझ जाए उस सेट में 0 नहीं है। अच्छा, पहली बात, Zn स्टेरिक लगा दिया, 0 निकल गया, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा अगर इसका जो मॉड है ना n वो प्राइम नंबर हो। मिसाल के तौर पे Z2 है तो इसमें 2 प्राइम नंबर है और Z2 में दो एलिमेंट्स होते हैं 0 और 1। 0 हमने निकाल दिया क्योंकि स्टेरिक लगा हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। Z3 में देखें, 3 में 3 एलिमेंट्स होते हैं 0 1 और 2। 0 निकाल दिया तो 1 और 2 बच गए, तो इसका मतलब इनको आप चेक करें, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये भी ग्रुप बनाएगा, कैलेस टेबल बना लें। Z4, अब इसमें 4 जो है ना ये
प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब है ये ग्रुप नहीं बनाएगा। इसमें आप 0 निकाल भी देना तो 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो 2 इज द 2 1 इज द 2 2 2 इज द 4 2 3 इज द 6, किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 1 आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये तो 4 को ही देखकर आप बता सकते हैं कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। इसके अंदर 5 प्राइम है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। इसका मैंने टेबल भी साथ में बना दी है, ठीक है। इस तरह बाकियों के टेबल भी बनाकर चेक कर सकते हैं, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे। तो एक तरीका तो हमने ये ढूंढ लिया कि n प्राइम हो, n प्राइम हो, 0 को निकाल दो तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। अच्छा, प्राइम ना हो, जैसे Z4 है, Z6 है, Z8 है, इनके अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव, मतलब मॉड की बात कर रहा हूँ, मॉड 4 में, मॉड 6 में, मॉड 8 में अगर आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकेकार है, तो वो तरीकेकार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में। इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स अंडर मॉड n। यूनिट का क्या मतलब होता है, ग्रुप के अंदर ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, यूनिट कहलाता है। मसलन ये जो पीछे हम चलते हैं पिछली स्लाइड के ऊपर, यहां पर हमने 2 एलिमेंट्स देखे, एक 1 देखा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 है, एक 5 देखा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 5 है। 1 और 5 ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इस ग्रुप के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो 1 भी यूनिट कहलाएगा और 5 भी यूनिट कहलाएगा। तो अब मैं उस स्लाइड के अंदर ये बात कर रहा हूं कि आपने क्या करना है, Zn के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो यूनिट्स हों। अब यूनिट्स का कैसे पता चलेगा, उसका तरीका मैं इसकी डेफिनेशन में बता रहा हूं। A set of elements of Zn which are relative prime to n, जो n के साथ relative prime होंगे वो with respect to multiplication under mod n ग्रुप बनाएंगे। इस ग्रुप को आप यूनिट्स का